हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमी चावला एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम नवंबर मंथ का हरियाणा का करंट अफेयर स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट टू रिकॉल बिल। ठीक है, तो इस बिल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को चुने जाने के एक साल बाद एक साल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की बात की है तो हमें पता है कि पंचायती राज संस्थाओं के 3 अंग होते हैं, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, जिसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? यहाँ पे सरपंच बोलते हैं, ब्लॉक समिति के हेड को प्रमुख बोलते हैं, जिला परिषद के हेड को अध्यक्ष बोलते हैं। या फिर नॉर्मली हम बोलते हैं ना, जैसे कि ग्राम सभा में पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, नगर परिषद में हम चेयरमैन चुने जाते हैं और नगर निगम में मेयर को चुना जाता है। तो पहले इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का फिक्स होता था। लेकिन अब राइट टू रिकॉल बिल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी पर्सन जो सही से काम नहीं करता उसको अब हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल से पहले, मतलब उनको 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे बोलते हैं राइट टू रिकॉल बिल। ठीक है, तो राइट टू रिकॉल बिल की कंडीशन क्या है, मतलब किस कंडीशंस पे या क्या क्या प्रोसीजर होगा कि उसको हटा सकते हैं? तो सबसे पहले तो यही है कि चुने जाने के 1 साल बाद ऑब्वियस है कि कोई भी पर्सन चुना जाएगा, ठीक है, तो उसको 1 साल तो उसका काम देखेंगे, हर कोई उसका 1 साल तो उसका काम देखेगा ही ना। तो 1 साल के बाद उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। अगर कोई काम सही नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और 1 साल में एक बार ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होता इसमें यही है कि चुने जाने के 1 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, ग्राम सभा का जो सरपंच है उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की क्या कंडीशन है? उसके लिए क्या है कि जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, कितने 33% सदस्य लिखित में उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दें। ठीक है, ग्राम सभा के 33% सदस्य सरपंच के अगेंस्ट में लिखित में अपनी एप्लीकेशन दें, तभी अविश्वास प्रस्ताव उसके अगेंस्ट पारित होगा। और ये जो एप्लीकेशन होगी जो किसके हो जाएगी? बीडीपीओ एंड सीईओ के पास जाएगी। ठीक है, और जब ब्लॉक समिति होगी या फिर जिला परिषद होगा उसके अगेंस्ट अगर, मतलब उसके जो हेड है जैसे मेयर है या फिर चेयरमैन है, उसके अगेंस्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो क्या होगा? 50% सदस्यों को लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और जैसे लिखित में एप्लीकेशन दे दी है तो फिर क्या होगा? उसके बाद चुनाव होंगे। तो सरपंच के जैसे अगेंस्ट एप्लीकेशन दिया तो उसके लिए क्या होगा? जैसे बीडीपीओ एंड सीईओ के दी है तो वो लोग बैठक बुलाएंगे, 2 घंटे चर्चा करेंगे और उसके तुरंत बाद ही क्या हो जाएगा? चुनाव करवा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए क्या है? जब अविश्वास पारित हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर उनको चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है, 30 दिन के अंदर उनके लिए दोबारा से चुनाव होगा। और इनको पद से मुक्त कब किया जा सकता है? अगर 67% ग्रामीण क्या हो जाएंगे? सरपंच के अगेंस्ट में वोट डालते हैं। ठीक है, मान लो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और 67 दोबारा इलेक्शन भी हो गए, दोबारा चुनाव भी हो गए और 67% मतदान नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो क्या होगा? वो पदमुक्त नहीं होगा, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, अपनी सीट पे ही रहेगा। तो उसको पदमुक्त करने की कंडीशन क्या है कि 67% ग्रामीण उसके अगेंस्ट होने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि 2/3 सदस्य उसके अगेंस्ट में होने चाहिए। और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए कंडीशन क्या है कि 75% सदस्य उसके अगेंस्ट में होने चाहिए। 75% मतलब 3/4 भी हो सकता है, मतलब इसका 3/4 को 75% बोलते हैं ना। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आपके पास है कि पंचायती चुनावों में क्या होगा? ऑड इवन के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी और आरक्षित सीट्स के अलावा चुनाव नहीं लड़ सकते। अब देखो, पंचायती चुनाव में क्या है? अब हमें ये पता है कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। ठीक है, पहले 33% का था, अब 50% का आरक्षण है। और जो BCA कैटेगरी है, ठीक है, BCA कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण है? 8% है। ठीक है, अब ये क्या है? जो महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित की गई हैं, जैसे सरपंच के लिए सीट आरक्षित है, चेयरपर्सन के लिए, मेयर के लिए, अब हर एक में क्या होगा कि सीटें आरक्षित हो गई हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि ऑड इवन का फॉर्मूला चलेगा, मतलब अगर 10 साल में एक बार एक लेडी बनेगी और एक बार एक जेंट्स बनेगा। ठीक है, तो ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर सीट आरक्षित की गई है। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा दिवस। अब हमें पता है कि हम 1 नवंबर को अपना हरियाणा डे मनाते हैं और इस बार कौन सा था? 55वां हरियाणा दिवस मनाया गया। और 55वां हरियाणा दिवस कहाँ पे मनाया गया? इसके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पे? करनाल में। तो याद रखना कि हरियाणा दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? करनाल में। करनाल में कहाँ पे? करण स्टेडियम में। अब करण स्टेडियम में हुआ तो वहां पर क्या होगा? खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया और वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में खट्टर जी आए थे।
ठीक है। तो वहाँ पे याद रखना कि चीफ गेस्ट के रूप में कौन था, खट्टर जी, ठीक है। तो करनाल में आयोजित हुआ था और चीफ गेस्ट में खट्टर जी आए थे। अब खट्टर जी आए, खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे खेलो हरियाणा ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। खेलो हरियाणा ऐप को भी लॉन्च किया और उन्होंने ये बोला कि जो भी पर्सन होगा ओलंपिक की तैयारी होगा उसके लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए भी देंगे। और खेलो हरियाणा ऐप को भी लॉन्च किया क्योंकि वहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी। और नेक्स्ट ईयर आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स भी होंगी, ठीक है, जो कि पंचकुला में होंगी। अब और क्या हुआ, जैसे करनाल में आए थे, करनाल में उन्होंने क्या किया, ई चौपाल का भी उद्घाटन किया। ई चौपाल के उद्घाटन के तहत उन्होंने क्या किया, 288 चौपालों को वाईफाई से लैस किया, राइट। 1 नवंबर तक हरियाणा में 4878 गाँव में 24 घंटे बिजली पहुंचती है। तो आपको याद रखना 24 घंटे बिजली कितने गाँव में पहुंचती है, 4878 गाँव में, राइट। अब देखो मनोहर लाल खट्टर जी तो करनाल में थे, तो करनाल में बैठे बैठे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, ठीक है। कौन सा फ्लाईओवर, यू टर्न फ्लाईओवर 3 लेन का था। और कहाँ पर था ये, गुड़गांव में NH48 पे। तो याद रखना है गुड़गांव में NH48 पर 3 लेन का यू टर्न फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था खट्टर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इस पे 52 करोड़ रुपए की लागत आई, राइट। अब देखो हरियाणा दिवस यहाँ पर हरियाणा में तो मनाया गया, लेकिन फॉरेन में भी मनाया गया क्योंकि फॉरेन में भी हरियाणवी रहते हैं। तो हरियाणवी युवाओं ने ऑनलाइन हरियाणा दिवस मनाया गया। कहाँ के युवाओं ने, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे, ठीक है। कुछ हरियाणवी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन हरियाणा दिवस मनाया, ठीक है। और कहाँ पे रहते हैं, यूके में भी रहते हैं। तो हरियाणा इन यूके एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता को आयोजित किया, ठीक है। हरियाणा इन यूके एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता को आयोजित किया। कहाँ पर, ब्रिटेन में आयोजित किया। और उसमें क्या हुआ, हरियाणा के जो नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को हरियाणा गौरव अवार्ड मिला वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हरियाणा के नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को हरियाणा गौरव अवार्ड दिया। और इस कार्यक्रम का शंखनाद, मतलब जो हरियाणा इन यूके एसोसिएशन था वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, ठीक है, जैसे कोई एक प्रतियोगिता हुई और दूसरे प्रोग्राम भी होंगे, तो उस कार्यक्रम का शंखनाद किसने किया, हरियाणवी कलाकार महावीर गुड्डू ने किया। कहाँ पे, यूके में, ब्रिटेन के अंदर महावीर गुड्डू ने किया। और ऑनलाइन हरियाणा दिवस किसने, कहाँ के लोगों ने मनाया, ऑस्ट्रेलिया के, मतलब ऑस्ट्रेलिया के हरियाणवी ने मनाया। नेक्स्ट आपके पास है, हरियाणा दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पशुओं की सौंदर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ठीक है। और कहाँ पर किया गया, ये ताजपुर गांव में किया गया। तो याद रखना हरियाणा दिवस पर 2 दिवसीय पशुओं की सौंदर्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल और ब्राज़ील जैसी टेक्निक भी अपनाई जा रही है, ठीक है। कौन से कंट्री की, इजराइल प्लस ब्राज़ील। नेक्स्ट है देखिए दलबीर भारती, जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं दलबीर भारती। इन्होंने एक बुक लिखी है सफलता के लिए संघर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सफलता के लिए संघर्ष पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, दलबीर भारती, जो कि एक पूर्व IPS अधिकारी हैं। और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका विमोचन किया हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने, ठीक है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने एक पुस्तक का विमोचन किया जो कि दलबीर भारती ने लिखी थी, और पुस्तक का नाम है सफलता के लिए संघर्ष, राइट। और नेक्स्ट आपके पास है, देखो खट्टर ने पटेल पर बेस्ड, मतलब पटेल पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया, ठीक है। खट्टर ने क्या किया, पटेल पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। और ये पुस्तकें लिखी किसने थी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस SN अग्रवाल, ठीक है। जस्टिस का नाम है, न्यायाधीश का नाम है SN अग्रवाल। उन्होंने 3 पुस्तक लिखी हैं पटेल के ऊपर और उनका विमोचन किया खट्टर जी ने किया, ठीक है। और 3 पुस्तक है, मतलब 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 का नाम है सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने जो भारत का एकीकरण किया था, क्योंकि माउंटबेटन ने तो सभी को बांट दिया था, ठीक है, और अलग अलग से स्टेट भी राइज हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, एकीकरण के ऊपर काम किया था। तो इसी के ऊपर बेस्ड है पुस्तक सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। और सेकेंड वॉल्यूम है हैदराबाद के निज़ाम के अड़ियल रवैये से संबंधित, क्योंकि हैदराबाद का निज़ाम क्या था, एक अलग राज्य का सपना देख रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, पटेल ने उसको भी एक इंडिया का ही पार्ट बना दिया था, ठीक है, इसलिए उनको लौह पुरुष बोला जाता है सरदार पटेल को।
तो सेकंड वॉल्यूम है हैदराबाद के निज़ाम के अड़ियल रवैये से संबंधित, और थर्ड वॉल्यूम है हैड सरदार पटेल बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनके व्यक्तित्व के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो 3 वॉल्यूम है, एस.एन. अग्रवाल ने लिखे थे, राइट, और इनको खट्टर जी ने इनका विमोचन किया था। नेक्स्ट देखिए चंडीगढ़ साहित्य अकादमी और सेंट जॉन्स स्कूल की प्रिंसिपल जिसका नाम है कविता दास, इन्होंने एक नॉवल का विमोचन किया। ठीक है, याद रखना, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी और सेंट जॉन्स स्कूल की प्रिंसिपल कविता दास, इन दोनों ने मिलकर एक नॉवल का विमोचन किया। उस नॉवल का नाम है द डबल फोर्स एंड द फॉलन किंगडम। ठीक है, द डबल फोर्स एंड द फॉलन किंगडम, और ये लिखा था जयवीर ने। ठीक है, एक स्टूडेंट है वहाँ का जयवीर ने नॉवल लिखा है द डबल फोर्स एंड द फॉलन किंगडम, और इसका विमोचन किया चंडीगढ़ साहित्य अकादमी और वहाँ की प्रिंसिपल कविता दास ने। नेक्स्ट आपके पास है ग्राम स्वराज अभियान। अब इस अभियान के तहत क्या होगा कि जिला मुख्यालयों और गांव में लाइब्रेरी खोली जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर एक जिला मुख्यालयों और गांव में लाइब्रेरी कौन से अभियान के तहत खोली जाएगी, तो आपको लिखना है ग्राम स्वराज अभियान के तहत, राइट। नेक्स्ट आपके पास है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020। ये क्या है, देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एमपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये विधेयक लाई है। ठीक है, और ये किसके ऊपर है, लव जिहाद के ऊपर है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग लव जिहाद के ऊपर क्या है, 5 साल की जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन शुद्धि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन शुद्धि किससे बिलोंग करता है, तो आपको लिखना है ये परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो ऑपरेशन शुद्धि किससे है, परिवहन विभाग में है, परिवहन विभाग से रिलेट करता है। और ये किसके लिए चलाया गया कि जो हरियाणा रोडवेज में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को मुक्त करने के लिए। ठीक है, जो हरियाणा रोडवेज में जो भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन शुद्धि चलाया गया। नेक्स्ट आपके पास है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान। जो आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान है देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर चलाया गया। ठीक है, देश में एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसकी तर्ज पर हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान चलाया गया। नेक्स्ट आपके पास है मॉडल कौशल केंद्र। तो हरियाणा युवाओं की स्किल निखारने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब मॉडल कौशल केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, अब हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। कौन सा कौशल केंद्र में, उसका नाम क्या है, मॉडल कौशल केंद्र, राइट। नेक्स्ट आपके पास होता है भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो भावांतर भरपाई योजना में पहले 4 फसलें थी, कौन कौन सी, आलू, प्याज, टमाटर और गोभी। लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें 4 फसलों के बाद इसमें 15 और फसलों को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब भावांतर भरपाई योजना में अब टोटल कितनी हो गई है, 19 फसलें हो गई हैं। ठीक है, तो याद रखना भावांतर भरपाई योजना में अब इसमें 19 फसलें हो गई हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास है पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन विधेयक 2020। अब देखो श्यामलात भूमि क्या होती है, जो पंचायत के अंडर आती है और जो खेती के लिए होती है उसको श्यामलात भूमि कहते हैं। ठीक है, अब इस जमीन पर कोई भी अगर पर्सन अवैध कब्जा करता है तो उस पर कलेक्टर रेट पर 10% जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी पंचायत की जमीन पे कब्जा करेगा, जो खेती वाली जमीन होगा उस पर अब 10% का जुर्माना होगा। नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल काउ टास्क फोर्स। अब जो स्पेशल काउ टास्क फोर्स है ये किस लिए बनाएगी, ये गौ तस्करी और हत्या को रोकने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आ सकता है क्वेश्चन, स्पेशल काउ टास्क फोर्स का काम क्या है, इसका मोटो क्या है, गौ तस्करी और हत्या को रोकना। और जो स्पेशल टास्क फोर्स में क्या होगा कि 11 सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 11 सदस्यों की टीम हर जिले में बनाई जाएगी और इसके अंदर सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी होंगे। सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों में कौन कौन होंगे, इसमें देखो पशुपालन विभाग के हो सकते हैं। ठीक है, स्थानीय निकाय विभाग के पुलिसकर्मी हो सकते हैं, गौ सेवा आयोग, गोरक्षक कमेटी के मेंबर और गौ सेवकों को इसमें जगह दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, काउ टास्क फोर्स क्या है कि गौ हत्या और उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए है। और हर जिले में 11 सदस्यों की टीम बनाई जाएंगी जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी होंगे। सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों में पशुपालन विभाग के होंगे। ठीक है, जो 11 सदस्यों की टीम है उसमें पशुपालन विभाग के मेंबर होंगे, पुलिसकर्मी होंगे, गौ सेवा आयोग के गौ सेवक और गोरक्षक कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं, राइट। और देखो अब इसमें क्या था कि गौ सेवा आयोग की एक बैठक चल रही थी, उसमें खट्टर जी ने क्या दिया कि गौशाला को वित्त मदद का बोला, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करेंगे जो भी गौशालाएं हैं। लेकिन उनकी कंडीशन क्या है, किस बेस पे वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। उन्होंने बोला कि जो 33% से कम अनुत्पादक मवेशी वाली गौशाला है उसको कोई भी मतलब हेल्प नहीं दी जाएगी, कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना 33% से कम वाली को
कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। 33 से 50% अनुत्पादक मवेशी वाली गौशाला को 100 रुपये 1 साल का दिया जाएगा और 1 पशु का दिया जाएगा। ठीक है, 1 पशु का 100 रुपये 1 साल के लिए। मतलब क्या है इसमें 33 से 50% अनुत्पादक मवेशी वाली गौशाला। और आपके पास नेक्स्ट है 51 से 75% वाली को 200 रुपये दिया जाएगा पर ईयर। 76 से 99% वाली को 300 रुपये दिया जाएगा और पूरी तरह से जो अनुत्पादक होगा उसको 400 रुपये 1 साल का 1 पशु का दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना कि 33% से कम जो होगा उसको कुछ भी नहीं होगा। 33 से 50% वाले को 100 रुपीज़ दिया जाएगा। 51 से 75 वाले को 200 रुपये। 76 से 99% वाले को 300 रुपये और जो पूरी तरह से अनुत्पादक मवेशी वाली गौशाला होगी उसको 400 रुपये 1 साल का दिया जाएगा और 1 पशु का दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है अटल किसान मजदूर योजना। इस योजना के तहत 12 जिलों में कैंटीन खोली गई है जिसमें 10 रुपये प्रति थाली की दर से खाना मिलता है और 25 कैंटीन खोलने का लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखना 25 कैंटीन खोली जाएंगी, 12 खोली जा चुकी हैं और जिसमें 10 रुपये प्रति थाली की दर से खाना मिलता है। राइट, नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट एयरकॉर्न। ये जो प्रोजेक्ट है गुरुग्राम में चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें किस लिए किया गया है, ये प्रदूषण को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एयरकॉर्न किसके लिए है, प्रदूषण को कम करने के लिए और गुरुग्राम में चलाया जा रहा है। किसके हेल्प से, CSIR एंड NEERI इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है देश की स्मार्टेस्ट सिटी। हरियाणा की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की कर रहे हैं। देश की स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की घोषणा किसने की है, खट्टर जी ने की है। और किसको बनाना है, गुरुग्राम को बनाना है। ठीक है, देश की स्मार्टेस्ट सिटी गुरुग्राम को बनाने की घोषणा की है खट्टर जी ने। नेक्स्ट आपके पास है KU का नया वाइस चांसलर किसको बनाया गया है, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। याद रखना KU का नया वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। देश की पहली नवोदयन स्थायी सैन्य ऑफिसर कौन बनी है, सुमन सहारण। याद रखना सुमन सहारण देश की पहले नवोदयन स्थायी सैन्य ऑफिसर बनी है। चुनाव आयोग ने पंजाब स्टार आइकॉन किसको बनाया है, सोनू सूद। सोनू सूद वैसे पंजाब से है। ठीक है, और इन्होंने लॉकडाउन में मजदूरों की काफ़ी हेल्प की थी, तो इसलिए इनको क्या बनाया गया है, चुनाव आयोग ने पंजाब स्टार आइकॉन बनाया है। नेक्स्ट आपके पास भाभा अनुसंधान में वैज्ञानिक कौन बना है, हरियाणा का एक पर्सन है, जींद के दीपक है। वो क्या हुआ है कि भाभा अनुसंधान में साइंटिस्ट के पद पे सिलेक्शन हुई है उनकी। नेक्स्ट आपके पास है अंतर्राष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020। ये किसको मिला है, कुरुक्षेत्र की रिया को। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड अमेरिका महिला क्लब द्वारा दिया गया और किसको दिया गया, कुरुक्षेत्र की रिया को। ठीक है, त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं, विजय सिंह यादव। याद रखना त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक विजय सिंह यादव बने हैं जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है विश्व के श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में किसका नाम शामिल हुआ, CS पुंडीर जो कि MDU से है। तो याद रखना श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए CS पुंडीर जो कि MDU में कार्यरत है। नेक्स्ट आपके पास है 7 साल की उम्र में 1 मिनट में 571 पंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मार्टिन मलिक ने। ठीक है, तो याद रखना 1 मिनट में 571 पंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्टिन मलिक ने और इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया है। नेक्स्ट है JP नड्डा ने कश्मीर के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया है। किसको किया है, संजय भाटिया जो कि करनाल से सांसद है। तो याद रखना जो करनाल से संजय भाटिया है इनको कश्मीर के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा भाजपा के प्रभारी किसको बनाया गया है, विनोद तावड़े को। हरियाणा भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और हरियाणा भाजपा की सह प्रभारी शकुंतला देवी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हरियाणा भाजपा का नया संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, RSS के प्रचारक। ठीक है, हरियाणा भाजपा का नया संगठन महामंत्री रविंद्र राजू। नेक्स्ट आपके पास इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में बेस्ट एंट्री का अवार्ड मिला है सुनीता पांचाल को। याद रखना बेस्ट एंट्री अवार्ड सुनीता पांचाल। और आपके पास है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिवंगत अभिनेता जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है उनका नाम है ओमपुरी जो कि अंबाला से है। ठीक है, तो याद रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओमपुरी जो कि अंबाला से है। आर्मी द्वारा आयोजित परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान लिया है महिमा ने
जो कि सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक में पढ़ती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, इनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, पूरे देश में इनका फर्स्ट पोजीशन आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास केबीसी में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और उनकी वाइफ सुमन अग्रवाल, ये दिव्यांग बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, दिव्यांग बच्चों के लिए एनजीओ चलाते हैं। उस एनजीओ का नाम है सार्थक। तो इनका नाम क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें उन्होंने 25 लाख रुपए जीते थे, और ये महेंद्रगढ़ के अटेली मंडी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए, बड़ौदा उपचुनाव में कौन जीता। बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज नरवाल जीते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और उन्होंने बीजेपी पार्टी के योगेश्वर दत्त को हराया। राइट, और बजरंग पुनिया जो कि एक पहलवान है, इनकी शादी हुई है संगीता फोगाट से। संगीता फोगाट भी क्या एक पहलवान है, तो याद रखना बजरंग पुनिया की शादी किससे हुई है, संगीता फोगाट। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष सहायकों को मंजूरी मिली है, कितने, 1000 आयुष सहायकों को मंजूरी दी गई है। सूरदास और लक्ष्मीचंद की प्रतिमाओं का लोकार्पण किसने किया, खट्टर जी ने किया। तो याद रखना सूरदास और लक्ष्मीचंद की प्रतिमाओं का लोकार्पण खट्टर जी ने किया। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की दुकानें कहाँ खोली जाएंगी, अब हर जिला मुख्यालयों पर। याद रखना हर जिला मुख्यालयों पर अब हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की दुकानें खोली जाएंगी। गन्ने के अवशेष से जैव ईंधन के उत्पादन के लिए पायलट परियोजना कहाँ पे चलाई जाएगी, कैथल के सहकारी चीनी मिल में। राइट, तो गन्ने के अवशेष से जैव ईंधन के उत्पादन के लिए पायलट परियोजना कैथल के सहकारी चीनी मिल में बनाई जाएगी। 8000 साल पुरानी नमस्कार मुद्रा की मूर्ति मिली है राखीगढ़ी हिसार से। ठीक है, तो 8000 साल पुरानी नमस्कार मुद्रा की मूर्ति राखीगढ़ी हिसार से मिली है। अलेक्सिस वेस्टिन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अवार्ड अमित पंघाल और संजीत ने जीता है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो याद रखना अलेक्सिस वेस्टिन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अवार्ड अमित पंघाल और संजीत ने, जिनको गोल्ड मेडल मिला है। मिक्स मार्शल आर्ट का खिताब जो कि सिंगापुर में हुई थी, उसके किसने जीता है, रितु फोगाट ने। ठीक है, तो मार्शल आर्ट में रितु फोगाट, जो कि सिंगापुर में इसका हुआ था। तो नेक्स्ट आपके पास आईपीएल के 13वें सीजन में टॉप 4 गेंदबाजों में यजुवेंद्र चहल का नाम आया है, और यजुवेंद्र चहल जींद से हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा के ओडीएफ प्लस घोषित गांव कितने हैं, 120। याद रखना ओडीएफ प्लस घोषित गांव 120। नेक्स्ट आपके पास है पुलिस उपस्थिति दिवस। यह दिवस जो होता है हर महीने में एक दिन मनाया जाता है, और किसी भी दिन मनाया जा सकता है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक मनाया जाता है। इसमें और क्यों मनाया जाता है, ये अपराधियों में डर पैदा हो इसके लिए मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है कि जो 95% पुलिसमैन होते हैं वो सड़क पर आते हैं, लोगों से फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम उनकी जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है जीजेयू हिसार, उसको एक रैंक प्राप्त हुआ है। राइट, नेक्स्ट आपके पास है पहली महिला सांसद जिसका निधन हुआ है, वो है चंद्रावती। और इसमें ऊपर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली महिला जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहली महिला वकील रही हैं, पंजाब हाई कोर्ट की पहली महिला वकील या फिर पहली सांसद, वो चंद्रावती रही हैं। और जो चंद्रावती हैं, इन्होंने भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से 1970 में चौधरी बंसीलाल को हराया था। इन्होंने अपनी एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, और इन्होंने ग्रेजुएशन पंजाब के संगरूर से की है। राइट, नेक्स्ट आपके पास है डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी लैब, ये पीजीआई चंडीगढ़ में एस्टैब्लिश की गई है। और आरटीपीसीआर लैब ये फरीदाबाद में एस्टैब्लिश की गई है। तो याद रखना सब्ट्रैक्शन लैब जो है पीजीआई चंडीगढ़ एंड आरटीपीसीआर लैब फरीदाबाद में। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा में निवेश के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ, मतलब राउंड टेबल सम्मेलन जिसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन, किसके साथ हुआ, सिंगापुर में। सिंगापुर में हुआ है हरियाणा का। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हरियाणा सिंगापुर सम्मेलन। किसके लिए, ये हरियाणा में निवेश के लिए। नेक्स्ट आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 शहरों में 36 शहरों में 4 भारतीय शहरों का नाम आया है, उसमें से हरियाणा का फरीदाबाद आया है। राइट, नेक्स्ट आपके पास है खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों को नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए छूट देने का ऐलान किया है, और ये छूट कितने % होगी, 10%। ठीक है, तो याद रखना 10% छूट मिलेगी जो अनुसूचित जाति के लोग होंगे अगर वो नया उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आपके पास लुवास के वैज्ञानिकों ने पहले बार
अंडे की जर्दी से निकाले जाने वाले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की पहचान की है और ये खोज किसने की है? डॉक्टर जसमीर दलाल ने, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।